तो आज है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी कि ईएमआई, है ना। ईएमआई का लेक्चर नंबर 1। अब इसमें देखो यार, इलेक्ट्रो आ गया तो वापस से हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में इलेक्ट्रो सुना था। इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता था? चार्ज। ठीक है, सुनना ध्यान से एकदम, अब आराम आराम से पढ़ना, देखो सब आ जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है? चार्ज। ठीक है, मैग्नेटिक तो अभी पढ़ के ही आ रहे हो, है ना। और ये इंडक्शन का मतलब देखो, एक ही इंडक्शन बना किससे? आपने इंडक्ट इंग्लिश का वर्ड पढ़ा ही होगा, है ना। इंडक्ट करने का मतलब क्या है? चलो इंडक्ट छोड़ो, इंड्यूस का मतलब क्या हो सकता है? ट्रांसफर करना, किसी चीज को कुछ देना, प्रॉपर्टी किसी को देना, है ना। हमने क्या कर दिया? इंड्यूस कर दिया, लेकिन हम उसको प्रॉपर्टी क्या होता है? आपका कोई गुण है, जैसे आप गुस्सा है, लो सामने लोग गुस्सा करा दोगे, गुस्सा वो भी हो गया, देखो इंड्यूस कर दिया हमने उसके अंदर ना, उसको गुस्सा कर दिया। तो आप इन्फ्लुएंशियल वर्ड जो होते हैं उसके हिसाब से, तो हम लोग अभी बिना किसी को कांटेक्ट किए हम कुछ प्रॉपर्टीज किसी और मटेरियल में इंड्यूस करेंगे इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि विदाउट मेकिंग एनी कांटेक्ट, किसी प्रकार का फिजिकल कांटेक्ट बनाए बिना हम किसी और सब्सटेंस या किसी और आपके सर्किट में हम कुछ प्रॉपर्टीज इंड्यूस कर देंगे। अभी मैं उन प्रॉपर्टीज का नाम नहीं लूंगा, आगे चल के हम उन प्रॉपर्टीज के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो देखो पहला टॉपिक क्या है इसका, स्ट्रेट फॉरवर्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स। ये मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है बताइए? आपने फ्लक्स तो पढ़ा ही होगा, है ना। फ्लक्स तो पढ़ा ही है, फ्लक्स तो हम अच्छे से पढ़ के आ रहे हैं पीछे। फ्लक्स का मतलब क्या होता था भैया? कि नंबर ऑफ फील्ड लाइन जो हमारे सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर आप इंटरसेक्ट करके या पास होके गुजरती है, उन्हीं कहते हैं फ्लक्स। अब यहाँ नाम के आगे लिख दिया है क्या भाई? मैग्नेटिक। तो वही कह सकते हैं अपन कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन की बात हो रही होगी, है ना। किसकी बात हो रही होगी? मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो लिख लो फटाफट इसमें, एक मिनट मुझे दीजिए जरा। ठीक है, लिखिए मैग्नेटिक फ्लक्स linked with the surface। ठीक है, सरफेस आपको दिख रहा है, आपको एक सर्कुलर यहाँ पर आपको डिस्क दिख रही है ना। तो इसको डिनोट कैसे करेंगे? डिनोशन पहले लिख लो, एक लाइन बचेगी आपकी। ठीक है, फाइव से। ठीक है, देखिए, हेल्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, हेल्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, B is defined as the number of magnetic field line is defined as the number of magnetic field lines passing through the area। ठीक है, ठीक है। अब देखो बेटा ध्यान से, ठीक है, अभी मैंने आपको डिफाइन किया, यहाँ पासिंग परपेंडिकुलर, ठीक है, थ्रू द एरिया। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हमने कहा कि अभी मैंने आपको डिफाइन किया कि नंबर ऑफ फील्ड कैसे पास होनी चाहिए? परपेंडिकुलर। अच्छा, अब जैसे मैंने किया वहीं से कॉन्फ्लिक्ट आ गया, सर आप कहते हो परपेंडिकुलर, यहाँ पर तो ये परपेंडिकुलर क्लियरली दिख रहा है कि ये परपेंडिकुलर नहीं है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, हम लोग ने कंपोनेंट रिजॉल्व करना तो सीखा ही था, तो हम लोग क्या कर लेंगे आसानी से, चाहे हम लोग B इज अ वेक्टर क्वांटिटी, A इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी, अगर इन दोनों के बीच में 90 ना हो करके कोई एंगल कितना है थीटा, तो हम लोग क्या कर लेंगे, इस B का एक कंपोनेंट रिजॉल्व कर लेंगे सो दैट हमें क्या मिल जाए? आपका एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट मिल जाएगा। सो वी कैन इजीली डिराइव द यहां पर फॉर्मूला फॉर द मैग्नेटिक फ्लक्स। लिखिए, इफ, यहां से डेरिवेशन कर रहे हैं, इफ मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, इफ मैं ऐसे लिखूंगा B वेक्टर एंड A वेक्टर इज मेकिंग एंगल
थीटा। अच्छा बी वेक्टर किसका मतलब फील्ड लाइन की बात हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की। ए क्या होता है हमेशा नॉर्मल या फिर एरिया वेक्टर जो कि परपेंडिकुलर होगा। देन फाई क्या हो जाएगा बेटा बताओ, यहाँ पर बी डॉट ए। अच्छा यहाँ पर ध्यान देना, मैंने डॉट प्रोडक्ट क्यों इसके भैया, अभी डिफिनीशन के हिसाब समझ में आता है सर कि आपने अभी पढ़ाया कि नंबर ऑफ फील्ड लाइन की बात हो रही है, किसकी, नंबर ऑफ फील्ड लाइन। ये तो सर कोई मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, जैसे 10 लाइन पास हो रही है, 15 लाइन पास हो रही है, 20 लाइन पास हो रही है, तो अपने आप एक मैग्नीट्यूड की बात हो रही है ना। इसका मतलब है कि फ्लक्स क्या है आपका, एक स्केलर क्वांटिटी है, और स्केलर क्वांटिटी, बट हम लोग जो यूज कर रहे हैं यहाँ पर, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, एरिया वेक्टर भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हमें ऐसा प्रोडक्ट करना पड़ेगा जिससे कि हमें क्या मिल जाए, स्केलर वैल्यू। और उसके लिए एक ही प्रोडक्ट होता है वेक्टर अलजेब्रा में, दैट इज स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर या फिर डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। तो मैंने क्या किया यहाँ पर, ध्यान से देखना, मैंने कहा था कि जो मेरा सरफेस एरिया होगा उसके परपेंडिकुलर होना चाहिए हमेशा फील्ड लाइन। अब मैं दिखाता हूं कि कैसे वो पॉसिबल हो पाया। तो ये था मेरा एरिया, तो जो मैं आपसे कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि इस रेडिश जो एरिया है इसके परपेंडिकुलर होना चाहिए, राइट। तो अगर इसके परपेंडिकुलर होगा तो एरिया वेक्टर के पैरेलल हो जाएगा। सोचो, ध्यान सोचो, कॉपी दो बेटा। ये मेरा सरफेस हो गया, राइट। एरिया वेक्टर क्या होगा, इसी के ये परपेंडिकुलर। मैंने कहा जो नंबर ऑफ फील्ड लाइन पास होगी वो क्या होगी, वो परपेंडिकुलर पास होनी चाहिए। भैया ध्यान से देखो ना, अगर इधर से प्लेन निकल के आती मतलब परपेंडिकुलर, मेरी कंडीशन सेटिस्फाइड, बट वो एरिया वेक्टर के तो पैरेलल ही होगा ना हमेशा, होगा कि नहीं होगा। तो इसका मतलब है अगर ये एरिया वेक्टर किसी एक एंगल पे, यानी कि इस पेपर को मैंने ऐसे कर दिया और मैंने कहा कि नहीं मेरी फील्ड लाइन ऐसे पास होगी, अब बेटा कुछ एंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, सम एंगल थीटा बन रहा है ना। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इस बी को एरिया वेक्टर की तरफ लेके जाना पड़ेगा। बी का जो कंपोनेंट होगा वो किसके साथ होना चाहिए, पैरेलल टू द एरिया वेक्टर, तभी तो हमारा ये पूरे एरिया के परपेंडिकुलर आएगा, बिकॉज एरिया वेक्टर ऑलरेडी रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो एरिया के परपेंडिकुलर लाइन है। तो इसका मतलब है कि अगर मैं चुपचाप एरिया वेक्टर के अलोंग अगर बी के कंपोनेंट को लेके चला जाऊं तो मेरा काम बन जाएगा, बिकॉज एरिया वेक्टर ऑलरेडी ये रिप्रेजेंट करता है कि वो सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर है, यानी कि नॉर्मल। ठीक, तो ये डेफिनेशन फिर से, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सरफेस हेल्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। मैंने ये सरफेस यानी कि डिस्क को हमने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस कर दिया, उस समय देखना इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग परपेंडिकुलर थ्रू द एरिया। मैंने यहां वेक्टर नहीं लिखा, बड़े क्लियरली मैंने यहां एरिया लिखा, मैंने यहां पर कहीं पर भी ए वेक्टर नहीं लिखा। इसका मतलब मैं तो समझाना चाहता हूं कि इस रेडिश एरिया के परपेंडिकुलर डायरेक्शन से फील्ड लाइन जितनी पास होगी उसको कहेंगे अपन मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है ना। तो इसका मतलब इसको करेंगे सॉल्व तो क्या आ जाएगा, क्या आएगा भाई, बी ए कॉस थीटा आएगा कि नहीं आएगा, बी ए कॉस थीटा। भाई थीटा क्या है, दोनों के बीच का एंगल। समझ गए। ये फॉर्मूला लिखो फटाफट, हो गया। Yes. नेक्स्ट हेडिंग लिखो, फ्लक्स लिंकेज। नेक्स्ट हेडिंग है आपकी फ्लक्स लिंकेज, फटाफट लिखिए, ठीक है। अब बात कर रहे हैं कि इफ अ कॉइल, हमने कोई कॉइल ले ली, ठीक है, हैज मोर देन वन नंबर ऑफ टर्न्स, एक से ज्यादा नंबर ऑफ टर्न है, ठीक है। कॉइल तो जानते ही हो ना, एक सर्कुलर रिंग को ले लेंगे तब भी तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस करेगा वो, ठीक। अगर नंबर ऑफ टर्न ले लेंगे तो सॉलिनॉइड की तरह वर्क करने लगेगा, वो भी वही सेम काम करता है, ठीक है। लिखिए, देखिए आगे लिखिए, द फ्लक्स थ्रू द होल कॉइल, इस केस में कॉमन देखिए, द फ्लक्स through the whole coil is the sum of fluxes through the individual turn, is the sum of individual, ठीक है। देखो ध्यान से, समझ जो नहीं पाया उसके लिए, जैसे मान लो एक ये है, ठीक है, सर्कुलर में से रख दिया, एक टर्न था ये कॉइल, ठीक, फील्ड लाइन पास हो रही होगी, है ना, इसका एरिया क्रॉस सेक्शन क्या होगा, ये वाला, ठीक है ना बेटा। इसी प्रकार से मैंने कहा कि अब ये एक नहीं है, अब ये कुछ इस प्रकार का फिगर है, ठीक।
कितने हो गए टर्न, 1 2 3। तो बोला कि भैया फ्लक्स बताओ मुझे टोटल। तो पिछली बार फ्लक्स कैसे था, पिछली बार तो सर एक ही है यहाँ पर, तो 5 आ गया है ना। कितने एरिया हो गए यहाँ, 1 हो गया सर, 2 हो गया और 3 हो गया। तो अपन क्या करेंगे, 5 टोटल हो जाएगा, 5 1 प्लस 5 2 प्लस। अब वो बात अलग है कि मुझे अच्छे से पता है कि तीनों की वैल्यू सेम होगी। ऐसा मैं क्यों कह पाया बिना देखे, क्योंकि मुझे पता है तीनों का जो रेडियस है वो सेम है। तीनों क्या है आपके, आइडेंटिकल सर्कल हैं। पहला जैसा सर्कल होगा वैसा दूसरा भी होगा, वैसा ही तीसरा, मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज नहीं हुआ। फिर मैंने देखा कि ओरिएंटेशन जैसे पहला रखा हुआ वैसे दूसरा रखा हुआ वैसे ही तीसरा। तो एक से अगर फील्ड लाइन जा रही है तो पहले वाले जैसे आएगी वैसे दूसरे वाले जाएगी वैसे ही। तो जितनी फील्ड पहले से गुजरी उतनी ही दूसरे से उतनी ही तीसरे से। तो क्या होगा भैया, यहाँ 5 1 प्लस 5 2 प्लस 5 3 लिखेंगे या फिर 3 टाइम्स ऑफ 5 लिख दें, बात एक है। लेकिन 5 1 5 2 5 3 क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि अगर कभी ऐसा हुआ कि एरिया क्रॉस सेक्शन चेंज कर दिया, पहला छोटा सर्कल बनाया, फिर दूसरा बड़ा बना दिया, फिर तीसरा और बड़ा बना दिया, तो ऐसे केस में क्या होगा, फ्लक्स लिंकेज अलग अलग हो जाएगा, बिकॉज ऑफ एरिया क्रॉस सेक्शन चेंज हो रहा है। समझ में आ गया इस तरीके से। तो यहाँ पर ये है, तो जो डेफिनेशन लिखी उसी को मैंने आपको विजुलाइज करने के लिए यहाँ पर बना दिया। ठीक है, तो अगर मुझे फॉर्मूला बनाना है, तो क्योंकि मैंने बोला है कि मैं यूनिफॉर्म कॉइल लूंगा, ठीक है, तो मैं लिखता हूं फॉर यूनिफॉर्म कॉइल। ठीक है, सिंगलटन का फॉर्मूला क्या था, फाई इज इक्वल टू सर बी ए कॉस थीटा। क्लियर था ना। लेकिन इस बार कितना हो जाएगा सर, यूनिफॉर्म कॉइल बोल दिया ऑफ कितने टर्न है, n नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, फाई विल बी इक्वल टू सर सेम चीज n टाइम्स ऐड करोगे, तो यहां लिख दो n b a cos थीटा, बन गया फॉर्मूला। क्या टेंशन है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लिख लो फटाफट। फिर लिख लो यहीं पर, यूनिट लिखवा देते हैं, यूनिट। ठीक है, और क्वांटिटी कैसी है, यूनिट तो आप बना सकते हैं खुद ही, आपके सामने फॉर्मूला है। मैं आपसे पूछता हूँ क्वांटिटी, तो आप क्या बोलेंगे सर, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। लिख लो लिख लो, मैग्नेटिक फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी, ये लिख देते हैं। ठीक है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है बेटा, यूनिट क्या होगी, यूनिट यहां से बना लो। मैग्नेटिक फील्ड का आपको पता ही है, एरिया का पता ही है, कॉस थीटा कुछ होगा नहीं। ठीक है, तो आपको सब बी और ए का देखना है। तो क्या है यूनिट, एरिया हो जाएगा मीटर स्क्वायर, और बी का क्या होता है, टेस्ला मीटर स्क्वायर हो गया। लेकिन मुझे ये पसंद नहीं आया, दूसरा बताओ, ये भी सही है। तो एक तो हो ही गया टेस्ला मीटर स्क्वायर, दूसरा बताओ फैराडे। चलो ठीक है, दूसरा बताओ, और बताओ। मुझे कुछ अच्छा बताओ जिससे लगे कि तुम्हें कुछ याद है, कुछ चीजें पढ़ी हैं। एफ का एक मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला पढ़ाया था मैंने, एफ इज इक्वल टू क्या होता था, आई वी एल साइन थीटा, वहां से बना लो। बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अगर थीटा में 90 मान लिया तो बी इज इक्वल टू एफ अपॉन आई एल बन गया। तो ये नहीं बना सकती हो, कुछ चीजें क्रिएट करनी भी तो होंगी, क्योंकि ऑप्शंस ऐसे देखो, जेई में जैसे वाइज क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन नीट में तुम्हें एक ऐसे बना दे देंगे मैथ द फॉलोइंग करके, और जानबूझ के ऐसी यूनिट लिखेंगे जो तुम रट के जाओगे वो मिलेगा नहीं। कोई भी एक फॉर्मूला पकड़ लें, क्योंकि फॉर्मूले हैं तो फॉर्मूले हैं, इसका मतलब वो सेटिस्फाई कर रहे हैं कंडीशंस को ऑलरेडी ना। तो मैंने आपको ये फॉर्मूला पढ़ाया हुआ है, F इज इक्वल टू आई बी एल साइन थीटा। अरे भैया यूनिट बनानी है तो इसमें तो यूनिटलेस होता है, इसको खत्म करो, इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तुम्हें बी निकालना तो बी का फॉर्मूला ये नहीं बन जाएगा, एफ अपॉन आई एल, और मैं इसका ही लिख दूंगा जानबूझ के, और पूछूंगा बताओ ये सही है नहीं, तुम कहोगे नहीं गलत लिख दिया, गलत लिख दिया, गलत थोड़ा ना हो जाएगा वो। सर न्यूटन पर एम्पीयर मीटर, मुझे क्या पता, तुम बताओ, अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है क्या? अगर तुमने पढ़ा है तो तुम कहोगे सही है, नहीं पढ़ा तो खुद पे डाउट करते रहोगे। ठीक है, तो फोर्स क्या होता है भैया, न्यूटन। आई क्या होता है, करंट। करंट क्या होता है, एम्पीयर। एल क्या होता है, लेंथ। लेंथ होता है मीटर। ठीक है, तो न्यूटन पर एम्पीयर मीटर। ठीक है, और 1 मीटर स्क्वायर ऊपर था, तो होना क्या चाहिए, ऐसा होना चाहिए, न्यूटन मीटर पर एम्पीयर। हाँ, न्यूटन मीटर पर। अब मैंने कहा मुझे न्यूटन भी नहीं चाहिए, तो न्यूटन का क्या होता है, किलोग्राम सेकंड होता है कि सेकंड स्क्वायर होता है, हाँ, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अरे भैया फिर से जाओ, F इज इक्वल टू एम ए पढ़ा था भैया, न्यूटन सेकंड लॉ मुझे कितना अच्छा प्यारा सा है, m हो गया किलोग्राम और एक्स ले चलना मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मतलब आपके पास
फॉर्मूलेस तो हैं लेकिन पढ़ना पड़ेगा। तो जब किलोग्राम में लिखेंगे तो यहाँ सुनना ध्यान से, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर एम्पियर सेकंड स्क्वायर। नीचे ऊपर 1 मीटर बचा था ना, और नीचे 1 मीटर हमने 4 से ले लिया तो मीटर इंटू मीटर स्क्वायर हो गया, और नीचे 1 एम्पियर बचा था और सेकंड स्क्वायर नीचे चला गया। तो ये इतने फॉर्मूले आपको आने चाहिए। तो मतलब आप चाहो तो कुछ भी लिख सकते हो, मैंने कुछ नहीं लिखना है इसमें, आपको पता है कि कैसे लिखा जाता है। ठीक है, तो आपको बस पता है कि इसको अगर यूनिट बनानी है तो मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। अब इसकी जितनी यूनिट बन सकती है बना लेना। ठीक है, अब डायमेंशन बता दो। तो डायमेंशन के लिए तो ये तो बहुत अच्छा हो गया तुम्हारे लिए, मैंने ये फॉर्मूला लिख दिया। डायमेंशन क्या होगा इसका, डायमेंशन क्या होगा बेटा, ये है टेस्ला मीटर स्क्वायर, यहाँ लिखा है टेस्ला मीटर स्क्वायर, लिख लो, यूनिट है ऐसा यूनिट, टेस्ला मीटर स्क्वायर। ml स्क्वायर तुम्हारी किताब में भी ये लिखा होगा, ml2 t - 2 a - 1। हाँ ठीक है, वेरी गुड। इसका डायमेंशन होता है, लिख लीजिए भाई, डायमेंशन ऑफ फाई इज इक्वल टू ml2 t -2 a माइनस 1। दिस इज योर डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक बेटा, ये नोट करने आप लोग देखें एक बार ऑनलाइन में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही। विद्युत फ्लक्स क्या होता है, अच्छा जो है सत्यम जिस दिन छुट्टी पर रहता है उस दिन बहुत कलाकारी इसके। भैया विद्युत तो हम लोग ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ लिया है ना। इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू परपेंडिकुलर टू द सरफेस एरिया ए, यही तो होता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछ रहा है, हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, कोशिश तो कर रहा है। आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए, चलो इसमें बस एक हेडिंग है, हेडिंग के अंदर लिखो यूनिट। अरे हो गया था और लिखवा दे, नहीं तो क्योंकि तुम लोग के ऊपर छोड़ना बड़ा रिस्की है, हैं? क्या होगा बताओ लड़की, कुछ अगर सोच पाई हो तो अभी बता दो। टेस्ला मीटर स्क्वायर हो गया, नहीं सुनना है मुझे। हाँ, वेबर मीटर स्क्वायर कैसे हो सकता है, टेस्ला मीटर स्क्वायर था, वेबर होगा सिर्फ, सिर्फ वेबर होगा ना। तो लिख लो, यहाँ लिखो वेबर, ठीक है, या फिर टेस्ला मीटर स्क्वायर। बेटा जब हम यूनिट लिखें मीनाक्षी तो ये एसआई होगा, हमेशा एसआई की बात की जाती है। ठीक है, जब हम यूनिट लिखें तो एसआई ही चल रही है, और तुम्हें जो यूनिट लिखी जा रही है बस वही याद करनी है, सारा कॉम्प्रोमाइज इसमें होगा नहीं तुम्हारे लिए। ठीक है, फिर और क्या हो सकता है, अरे कुछ जूल वूल का बता दो यार, जूल वाला बता दो कुछ हमको। लिखो जूल पर एम्पियर, जूल पर एम्पियर, एम्पियर एम्पियर बेटा। ठीक है, और अगर एम्पियर को चेंज करना चाहते हो तो कैसे चेंज करोगे, लिखोगे जूल सेकेंड पर कूलम। ठीक है, बस इतने ही होंगे। सीजीएस में क्या हो जाएगा, सीजीएस यूनिट लिखिए, सीजीएस यूनिट ये होती है मैक्सवेल, ये होती है मैक्सवेल। ठीक है, इसकी यूनिट होती है मैक्सवेल। डिनोट कैसे करते हैं अपन, mx। ठीक है, अब एसआई और सीजीएस का रिलेशन भी चाहिए क्योंकि न्यूमेरिकल करने हैं। लिखिए 1 वेबर इज इक्वल टू 10 टू द पावर 8 मैक्सवेल, 10 टू द पावर 8 मैक्सवेल, ये हो गया। ठीक है, ये कन्वर्जन हो गया तुम्हारे न्यूमेरिकल के लिए। ठीक है, अब वेबर में दिया हुआ है तो वो एसआई से आपको सीजीएस में कन्वर्ट करने के लिए दिया हुआ। अब मुझे आपसे एक चीज पूछनी है, जस्ट ये बहुत बेसिक सवाल है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आप मुझे बता सकते हो। मैंने आपसे पूछा बेटा मुझे बताइए कि मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स और मिनिमम मैग्नेटिक फ्लक्स की कंडीशन क्या होगी। अगर आपने कुछ भी पढ़ा होगा तो आप बता जाओगे। थीटा जब 90 होगा तो मैक्सिमम हो जाएगा बच्चा। एरिया वेक्टर और बी के बीच में थीटा अगर 90 होगा, कहाँ गया बी? कोई बात नहीं, समझ में आएगा इसको थोड़ी देर में। देखो अभी थीटा बना रहा है, ठीक है, अब तुम्हारे लिए हम डायग्राम बना देते हैं। चलो हम दोबारा इसको रीड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, तो ये था मेरा एरिया वेक्टर, सुनना ध्यान से, ठीक। और तुमने कहा थीटा सर 90 होना चाहिए,
ये लो भाई, मैंने इस तरीके से पास करा। कितना एंगल बन रहा है? लो भैया 90। जरा मुझे बताओ, एक भी इसको टच करेगी सरफेस एरिया को? तुम एरिया और एरिया वेक्टर से थोड़ा सा बचो। एरिया वेक्टर जब हम फॉर्मूले की बात करते हैं, वी विल ऑलवेज टॉक अबाउट एरिया वेक्टर बिकॉज थीटा इज एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। और इसने जल्दीबाजी में, इसको पता है, मुझे अच्छे से पता है, लेकिन इसने एरिया वेक्टर की जगह एरिया के साथ सोच लिया। ठीक है, तो एरिया सोचेगी तो इसको सही दिखेगा, इसको लगेगा कि 90 तो बन रहा है, लेकिन मैंने स्टार्टिंग से बताया एरिया वेक्टर के पैरेलल होती है तभी तो मैक्सिमम होगा। तो कितना होगा? और अगर फॉर्मूला भी रट के बैठी थी तो यहाँ cos थीटा था, थीटा 90 पाप हो गया है ना, इसके लिए 0 हो जाएगा ये। तो ये थीटा 90 कंडीशन क्या होती है? मिनिमम के लिए। मिनिमम। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं ये क्या? थीटा इज एंगल बिटवीन, ताकि इनको याद रहे हमेशा, एरिया वेक्टर एंड। ठीक है, तो आपका मैक्सिमम कब होगा? जब थीटा की वैल्यू क्या होगी? 0। कंडीशन यहाँ वैल्यू कितनी आएगी? बिकॉज cos 90 0 होता है। ठीक है, और cos 0। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा। आगे बढ़ जाए, चलिए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं फटाफट ताकि आपको अच्छा फील हो। ठीक है, ऐसा लगे कि बहुत इंटेलिजेंट हो गए, फटाफट करो। जो पढ़ा एक ही हमने पढ़ा ना, क्या पढ़ा था? BA cos, बस वही लगने वाला है। ठीक है, तो लिखा अ रेक्टेंगुलर लूप ऑफ एरिया दिया हुआ 0.06 मीटर स्क्वायर, एसआई में दिया, तो टेंशन की कोई बात ही नहीं है। इस प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड और बी की वैल्यू दे दिया तुमको। ठीक है, विद इट्स प्लेन इंक्लाइंड, कितना? थीटा दे दिया यार, 30। ठीक, टू द फील्ड डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ फील्ड से बता रहे हैं, मतलब बी से बन रहा है एंगल। फाइंड द फ्लक्स लिंक्ड विद द प्लेन। तो फॉर्मूला क्या होता है भाई? BA cos बी की वैल्यू कितनी है? 1.2। ठीक है, अब cos 30 तो पता ही होगा, करके मुझे आंसर बता देना। सही किया ना मैंने? सही किया ना मैक? कितने लोग कह रहे हैं सही है? हमने किया, सही किया होगा, क्या टेंशन है ना? सही किया है, हाँ? कुछ तो गड़बड़ होगा इसमें। अरे बस बस ऐसे भरोसा किया रहो, काम आएगा। फिगर बनाओगे तो तुम्हें समझ में आएगा कुछ गड़बड़ है इसमें। सब सही है, बस एंगल में फेल कर दिया, एंगल गलत। ठीक है, इंक्लाइंड बोला है ना, ये प्लेन का इंक्लिनेशन एंगल दिया हुआ है तुमको। प्लेन इंक्लिनेशन कहां से होता है? विद द एक्स एक्सिस। इसका उससे क्या लेना देना? ठीक है, अब सुनना ध्यान से। प्लेन का एरिया वेक्टर इंक्लाइन होगा तो देखो बेटा, अगर प्लेन ऊपर उठेगा तो उसका एरिया वेक्टर भी तो उठेगा, है ना। तो एक्चुअल में ये जो 30 डिग्री दिया हुआ है, इसलिए क्या चाहिए? 90 माइनस 30 दैट इज इक्वल टू, ये है थीटा तुम्हारा। ठीक है, ये तो इंक्लिनेशन एंगल है, तो दिस इज रॉन्ग। यहाँ क्या होना चाहिए? cos 60, दैट्स इट। बाकी सब ठीक है, और इसको आप कर लोगे, अब आंसर आ जाएगा। आंसर आज ही बताओ कि कल बताओगे? cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। तो आंसर बताओ ना। 0.03 से कितना आएगा? डेसिमल हटा लो पहले। 0.036। 1 कैसे आ जाएगा मैडम? 12 दिया 36 होता है। 72 72 कैसे आएगा? कहाँ
कैलकुलेट ये क्यों किए तुम 1272 किया तो ठीक है, लेकिन वो हमने क्या सिखाया था, डेसिमल हटा दिया करो सबसे पहले और सिंपल मल्टीप्लिकेशन कर लिया करो। cos 60 कितना होता है? 1/2। ये 1/2 होता है, ठीक है भैया। और हमने यहाँ डिवाइड कर दिया, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे नहीं 1/2, क्योंकि अगर लिखना है तो हम यहाँ पे 6 लिखें, है ना, क्योंकि यहीं से हमने पढ़ा था 2 3 6 होता है, और यहाँ 3 लिखो, फिर जितने थे उतने लगा दो, खत्म करो। इतना सिंपल कैलकुलेशन सिखाया था मैंने। फिर मुझे यहाँ 1.2 दिख ही नहीं रहा, मुझे लिखा 12/10 और मुझे यहाँ 0.03 के लिए 3/100, यही तो दिख रहा है ना। और फिर यहाँ क्या है, इधर कुछ नहीं है, इधर तो हो गया ना सॉल्व, इधर 1 है, क्या जाएगा 36 डिवाइड बाई 1 2 3, मैंने कहा जितने जीरो हटाओगे उतने डेसिमल पे लगा लेना, तो ये जाएगा 1 2 3, तो यहाँ जाएगा 0.036, क्योंकि दो तो ऑलरेडी थे, तो 2 जीरो हटेगा तो 0.36 बनेगा, एक और हटेगा तो 0.036 बन जाएगा। तो इसमें क्या करना था, डेसिमल वाले क्वेश्चन सबसे आसान होते हैं, यूनिट क्या होगी, वेबर, ये हो गया इसका आंसर। सो अगली बार याद कर लेना। तो इंक्लाइंड दिया हुआ है, तो तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ था, जब प्लेन इंक्लाइन होगा भैया तो एंगल एक्स एक्सिस से बनेगा, एरिया वेक्टर भी इतना ही आपका 90 से घट जाएगा, ठीक है, 90 फीट से, तो जाएगा 90 - 30 दैट इज 60। आगे बढ़ जाएं, चलो ये क्वेश्चन करो। अ लूप ऑफ वायर इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड और बी की वैल्यू दिया हुआ है, जानबूझ के वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है, लेकिन आप इससे मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर जब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट होता है तो सबसे आसान होता है, आई डॉट आई क्या होता है 1, आई डॉट जे 0, आई डॉट के 0, बस ये याद कर लेना। तो यहाँ पर तो बहुत आसान है, फाइंड द फ्लक्स थ्रू द लूप इफ एरिया वेक्टर दिया हुआ जानबूझ के, देखो इसका मतलब तुम्हें आंसर लिखना चाहिए, इसको छोड़ के बाकी सब तो 0 ही है, आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, तो कर लो यार, आंसर निकालो, खत्म करो। तो क्या आ जाएगा 0.3 into 2 1.5, आंसर कितना आ गया, ज्यादा जल्दी हो गया क्या? देखो ये क्या होता है, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ठीक है, ये हो जाएगा 0.3 आई कैप, फिर यहाँ डॉट होगा बेटा, ठीक है, तो यहाँ जाएगा 2i प्लस 5j। जब थोड़ा वेक्टर रिवाइज करके आओ, हमने इतना सिखाया तुम लोग को, है ना, मैंने क्या सिखाया, i डॉट i 1 होता है, बाकी सब 0, तो मतलब इसके आगे करना ही नहीं है, क्यों करना है, तो 0.3 into 2 करोगे क्या, 3 2 जा 6। अच्छा मैंने कोई गड़बड़ किया क्या, सर आपने 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, आई था ना, हाँ आई, हाँ तो यहाँ पे 1 होगा, 1 होगा, ये आएगा ना, हाँ 0.6 आएगा, 0.6 क्या कर रहे हैं, ये होगा, ठीक है। हाँ ठीक है क्वेश्चन, ठीक है बेटा, ये आएगा 0.6 आई डॉट आई करना, चलो ठीक। अगर इसी में अगर हम लोग इसको बढ़ा दें और इसको हम 0.3 आई प्लस 0.3 जे कर दें, तो क्वेश्चन बना लेते हैं, इसी में एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना, इसी में एक क्वेश्चन, सब क्वेश्चन इसी का है। इफ बी की वैल्यू कितनी हो गई 0.3 आई प्लस 0.3 जे, एक्चुअली में हुआ क्या ना, यहाँ पर ये टाइपो एरर आ गया, ये क्वेश्चन था 0.3 जे का, ठीक है, उस हिसाब से क्वेश्चन हमने पढ़ा था, तो उस क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ आना चाहिए था। अब भाई 5 3 15 होता है, 1.5 भी आना चाहिए था, लेकिन अब यहाँ पर यहाँ आई आ गया, तो कोई बात नहीं, हम दूसरा कठिन क्वेश्चन करेंगे, तो ये वाला करके दिखाओ, ये भी वैसे ही होगा, कैसे होगा, b डॉट a, यही तो करते हैं ना, इसको phi 1 बोल देते हैं, इसको phi 2 बोल देते हैं, है ना, तो फिर से अपन वही करेंगे, यहाँ लिख देंगे 0.3 i कैप प्लस 0.3 j कैप, ठीक है, फिर क्या करेंगे अपन, डॉट डॉट करेंगे, क्या आ जाएगा 2i प्लस 5j माइनस 3k। अच्छा देखा जाए तो k वाले से तो कोई मतलब ही नहीं है अपने को, है ना, i को i से करो और j को j से, जो साइन है वो साइन रख दो, क्योंकि जब हम i डॉट j करेंगे 0 आएगा, जब j डॉट i करेंगे फिर भी 0 आएगा। तो देखा जाए ऐसे क्वेश्चंस को जल्दी कैसे करना है, i को i से मल्टीप्लाई कर दो, j को j से, जो साइन है वो साइन रखना, जैसे देखो यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, तो ये जाएगा 0.6, फिर ये यहाँ पर प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो ये आ गया प्लस 1. आंसर कितना आ गया 2.1 वेबर। ऐसे करना है क्वेश्चंस, ठीक है। अब आप कर लेंगे कोई भी क्वेश्चन, के वाले को टच ही नहीं करना है, ठीक है, कंसेप्ट क्लियर रखो, फटाफट क्वेश्चन करो, ठीक है। क्या हो गया, नहीं बच रहा, तुम्हें वेक्टर आता है, वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट आता है तुम्हें, नहीं आता है,
तो बड़ी पाप हो गया ये तो तुम्हारे लिए हैं। तो एक काम करो, वेक्टर वाला क्वेश्चन छोड़ दो, ठीक है। चलो हम तुम्हें सिखाते हैं, सुन लो। अच्छा, जो वेक्टर होता है, वेक्टर क्वांटिटी, इसमें आप अगर देखोगे, अब बैठे हो तो सीख ही के जाओ। ये x एक्सिस हो गया, ये y हो गया, और ये क्या हो गया z। इतना तो पता है। x की डायरेक्शन कहा जाता है i कैप, इसको क्या कहा जाता है j कैप, इसको क्या कहते हैं k कैप। अब ये प्लस है तो माइनस वाले में माइनस आई, माइनस j और माइनस k। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब कोई भी चीज अगर ये तीनों प्लेन में लाई करती है तो उसके तीन कंपोनेंट होंगे, i j और k। सबको साथ में लिखेंगे वेक्टर में। कैसे लिखेंगे? जितना भी, अगर उसका कोऑर्डिनेट कैसे होगा, ऐसे होगा ना, x, y, माइनस z, x, y, जैसे कैमरा है, कैमरा क्या है देखो 3D में है, ठीक है। 3D में क्या मतलब स्पेस में। तो अगर वहां तक मुझे पहुंचना है तो जमीन से अगर यहां से चलते ही ये हो गया x, ये हो गया y, और ये पाइप क्या हो गया z। तो अगर मैं उस कॉर्नर में खड़ा हूं तो मेरे लिए इस कैमरे की लोकेशन क्या होगी? मैं कहूंगा जितना मैं x पे गया, मैंने कहा मैं 2 यूनिट गया, कितना गया 2 यूनिट। फिर मैंने कहा कि मुझे y कितना चलना 5 यूनिट, फिर मुझे यहाँ पर z एक्सिस नेगेटिव z एक्सिस मुझे 3 यूनिट चलना पड़ा। तो मैं लिखूंगा x, y, z ही तो लिखूंगा। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है 2, यहाँ 5, और ये कितना है -3। समझ में आया? वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो i j k, ठीक। तो इसी कहते हैं, अगर i डॉट i होगा, अगर डॉट डॉट करेंगे, i डॉट i होता है 1, और i डॉट j होता है 0, और i डॉट k भी होता है 0। सिमिलरली बाकी में भी यही होता है, ठीक है। तो बस हमने वही किया बेटा, यहाँ डॉट डॉट किया है, ठीक। लिख लो, फिर बाद में डिस्कशन में और बता देंगे, ठीक। आगे बढ़ जाएं। लिख लिया सबने? अब ये करके दिखाओ। एट अ गिवन प्लेन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। अब ये देखो, पीछे अगर नहीं पढ़ा होगा तो नहीं कर पाओगे। बीएच और किसकी बात कर रहा है? भी पढ़ के आ रहे हैं ना पीछे वाले चैप्टर में, तो काम आएगा ये तुम्हारे, ठीक। तो बीवी तो रटवाया था मैंने, क्या कहा था मैंने कि हमेशा धरती माता के नीचे की तरफ ही जाना है ना, ये हमेशा -k की तरफ रहेगा या -y की तरफ रहेगा, -j, कुछ भी ले लो, मतलब कोई भी प्लेन लोगे हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही अपना बीवी होता है, और बीएच हमेशा x एक्सिस कह रहा हूं। ये तो बहुत सिंपल बात है ना, ये अगर याद रहेगा तो क्वेश्चन करने में आसानी रहेगी, ठीक है। तो यहाँ बने हुए हैं, इसीलिए ध्यान से देखो। तो कह रहे हैं यहाँ पर r along x and y axis respectively as shown in figure, what is the total flux of earth magnetic field associated with an area S if the area S is in xy plane, yz plane and zx plane। तो हमने एक पेपर ले लिया, एक कॉपी का पेपर ले लिया, ठीक है, ये प्लेन है, ठीक। अब मेरा ये कहा, मैंने कहा ये जो स्क्रीन है, इस स्क्रीन के कॉर्नर में बना रहा हूं, ये हो गई y और ये क्या हो गई x, ये हो गई तुम्हारी y, और पहले मैंने इस कॉपी को ऐसे रख दिया, तो एरिया वेक्टर क्या होगा? तो फिगर नंबर 1, ठीक। अब जो आपका z होगा वो क्या होगा? ये वाली अगर वॉल देख लें, है ना, ये स्क्रीन के परपेंडिकुलर जो होगा, तो 2 कॉपी चाहिए होगी, ठीक है। पहला तो ये प्लेन हो गया, ठीक। अब इस प्लेन के अंदर हमारा क्या है? ये फिगर। अब जितनी बड़ी कॉपी उतना ही बड़ा तुम्हारा प्लेन तो क्या समझ में आएगा? अरे कोई छोटा वोटा दे दो यार कॉपी। शिवान छोटी सी कॉपी तो लेके आए ही होगे, चलो कोई बात नहीं। देखो अब ये जो फिगर बन रहा है, देखो ध्यान से, रेड वाला ये बढ़िया है, ठीक है। ये तुम्हारा प्लेन हो गया, ये जो ये बना हुआ है, ठीक है। एंड दिस इज योर बिगर, जो व्हाइट वाला स्पेस है, ये क्या प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये कौन सा प्लेन है? देखो ये एक्सिस कौन सी है? y, और ये एक्सिस कौन सी है? z। तो ये कौन सा प्लेन कहलाएगा? yz प्लेन, yz प्लेन। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? हमेशा y और z कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करेंगे, और x हमेशा क्या होगा? 0। x क्या होगा? 0। अरे x तो हमेशा 0 पे ही है ना भाई, यहाँ ओरिजिन पे। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब यहाँ पर पेन चलाऊंगा तो कहूंगा z एक्सिस क्या होगी? 0 नहीं होगी। यहाँ पर देखो, कहीं पर भी देखेंगे z हमेशा क्या चला? 0 पे ही है ना। जब हम इस प्लेन के बाहर जाते हैं तभी तो तीसरा वाला कोऑर्डिनेट आएगा प्लेन में। जब हम अपने ही घर में बैठे हुए कह रहे हैं, दूसरे घर गए ही नहीं, तो उसका कोऑर्डिनेट कहां से आएगा? नहीं आएगा ना। तो जब हम प्लेन से बाहर जाते हैं तभी कोऑर्डिनेट बनता है, जब प्लेन के अंदर रहेंगे तो कोऑर्डिनेट। अब वही बात हो गई कि हम लोग x और y पढ़ते हैं हमेशा, तो कभी हमने z की चर्चा करी? कहते हैं यहाँ पर है तो कहते हैं x, क्यों कहते हैं? क्योंकि प्लेन के अंदर है। जब इस प्लेन से बाहर जाते हैं, इस कैमरा जब तक ये जमीन पर रखा रहेगा तब तक कहेंगे हम लोग XY प्लेन में। ये अगर स्टैंड ना होता तो ये भाई साहब Z प्लेन में आते। तो Z का कोऑर्डिनेट क्यों आया? क्योंकि मुझे अपना प्लेन छोड़ना पड़ गया।
अगर मैं अपने प्लेन को ना छोड़ूं तो इसका मतलब है कि मेरा वो कोऑर्डिनेट 0, ठीक है। तो इसी प्रकार से तो जब मैंने कहा मैं yz प्लेन में हूं तो यहाँ पर x कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसी प्रकार से अगर मैं यहाँ लास्ट वाला क्या है ये xz है, अब मैंने क्या किया ऐसे रख दिया इस कॉपी को, तो देखो x वाली लाइन आ रही है कि नहीं आ रही है इस प्लेन में, है ना, और z वाली लाइन आ रही है लेकिन y की लाइन नहीं आ रही। अब ऐसे इस पे कॉपी रख देंगे तो ये कहाँ चला जाएगा xz प्लेन, ऐसे ये होता है, ठीक है। चलो तो ये मैंने आपको समझा दिया कि कैसे ओरिएंटेशन होगा, जिससे कि तुम्हें ये पता चलेगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन कब कट करेगी और कब कट नहीं करेगी, ठीक है। तो ध्यान से देखो ये BV हमेशा y एक्सिस पे रहेगी और BH हमेशा x एक्सिस पे रहेगा। तो प्लेन कट कैसे होता है अभी सीख के आए हो कि जब आपका जैसे ये हाथ अगर मेरा प्लेन है इसके परपेंडिकुलर ऐसे लाइन अगर ऐसे निकल रही है तो इसका मतलब अभी क्या है ये कट हो रहा है, किसी एंगल पे निकल रही है तब भी कट हो रहा है, कोई बात नहीं है ना, लेकिन इसको कट होकर निकलनी चाहिए। तो जब मैं ऐसे रखता हूं YZ प्लेन में तो देखता हूं कि BH वाली लाइन इसके अंदर से होकर निकल रही है, निकल रही है कि नहीं निकल रही है कि नहीं, और BV तो कॉर्नर से वो तो कह रही है ऐसे भी तो निकल जाएगी, वो क्या है हमेशा एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर, ये तो मिनिमम की कंडीशन थी। BV को ध्यान से देखो, पीछे बना के आया हूं फिगर, कहां बनाया था ये, जब एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर, दिस इज कंडीशन फॉर मिनिमम फ्लक्स लिंकेज। तो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में ये आता है कि यार ये BV की वजह से फ्लक्स लिंकेज तो मिनिमम होगा, क्या होगा मिनिमम, बिकॉज वो हमेशा एरिया वेक्टर के क्या है परपेंडिकुलर। देखो यहां पर परपेंडिकुलर, यहां पर, लेकिन इस वाले केस में नहीं, इस वाले केस में क्या हो रहा है कट कर रही है, इस वाले केस में कट कर रही है, और BH क्या है मिनिमम, देखो मिनिमम 90 बना रहा है कि नहीं बना रहा है। तो थर्ड केस को छोड़ के बाकी पहले दोनों केस में जो BV है वो तो मिनिमम फ्लक्स लिंकेज के लिए होगा, लेकिन जब BH को देखते हैं तो इस वाले केस में BH भी मिनिमम वाला है, लेकिन इस केस में BH इसको कट कर रहा है, पैरेलल है कि नहीं है इसके, तो इस केस में तो BH के साथ फ्लक्स होगा। तो पहले केस का आंसर क्या होगा बता दिया मैंने, दैट इज कितना होगा बताओ, 0 0। अभी भी नहीं आया, किसको किसको नहीं आया तो दोबारा बता देंगे, ठीक, थोड़ा सांस ले लें फिर से, कोई बात नहीं समझ में आया फिर से देखो। भैया से कंपाउंडिंग करने लगे तुम, हैं कुछ दिन रुके रहो, अभी मिलेगा मौका। ठीक है देखो बेटा, जिसको समझ नहीं आया उसके लिए बनाया, इसको आ गया उसके लिए तो बहुत अच्छी बात, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। एरिया वेक्टर क्या होगा इसका, एरिया वेक्टर हमेशा एरिया के परपेंडिकुलर, तो इसका मतलब है सर तीसरी एक्सिस कहाँ होगी इस स्क्रीन के आउटसाइड, मतलब ये पेन ऐसे रख देंगे तो इसके बाहर की तरफ, ठीक। तो एरिया वेक्टर अगर मुझे बनाना है तो इसको अगर देखो ध्यान से तो कंपेयर कर सकते हो, मैं एरिया वेक्टर नहीं बनाऊंगा, रीजन क्या, मुझे फील्ड लाइन बनानी है। तो मैंने कहा कि फील्ड लाइन देखो ध्यान से, तो मैंने कहा था कि फील्ड लाइन जब एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर हो जाए, मैंने क्या बोला था, एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर फील्ड लाइन हो गई तो फ्लक्स लिंकेज 0, बिकॉज़ cos 90 क्या होता है 0। ध्यान से देखना, मैं एक बार BH बनाऊंगा फिर एक बार BV बनाऊंगा। तो BH की लाइन कैसे जा रही है, इस प्रकार से जा रही है ना। यस सर। अब देखो मैंने ये पेन रखा, पेन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है एरिया वेक्टर, क्या ये परपेंडिकुलर है, तो मैं लिख सकता हूं फाई ड्यू टू BH क्या हो गया 0, है ना। अब मैं बनाऊंगा BV, मैं इसको मिटा दूंगा, BV क्या था हमेशा नीचे की तरफ, नीचे की तरफ बना दिया भाई, ठीक है। फिर से मैं इस पे रखूंगा एरिया वेक्टर, क्या 90 बना रहा है, नहीं बन सर बना रहा है सर, प्लेन के साथ बनाता है, भगवान ने आखिर नहीं एक बटन है। तो फाई ड्यू टू BV क्या हो जाएगा 0, इसका मतलब टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा इन दोनों का सम, तो टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा 5BH प्लस 5BV दैट इज इक्वल टू 0। क्या समझ में आ गया, यस ठीक है। वेक्टर फॉर्म में समझना है तो वो भी समझेंगे अपन, ठीक है। वेक्टर फॉर्म में अगर किसी को लिखना सीखना है कि सर नहीं हमें ऐसे थ्योरेटिकल नहीं समझना है, हमें आप मैथमेटिकल वे में समझाओ, नहीं तो नहीं मानेंगे कि आपको कुछ आता है ना। लो भैया, ए जब आपका XY प्लेन में लाई कर रहा है, सुनना ध्यान से, जब आपका एरिया XY प्लेन में है तो हमेशा उसका एरिया वेक्टर किस प्लेन में जाएगा, के तरफ, Z के प्लेन में, Z एक्सिस में। तो Z एक्सिस में मैं लिख सकता हूं S को वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा S K वेक्टर K कैप, S K कैप लिखूंगा, मुझे वैल्यू तो नहीं पता ना भाई साहब, ठीक है। तो मैं अगर नेट मैग्नेटिक फील्ड लिखूंगा तो दैट विल बी इक्वल टू व्हाट
बी एच आई कैप प्लस प्लस नहीं माइनस ही लिखो क्योंकि निगेटिव में है ना, माइनस बी वी जे कैप माफ करना, जे कैप होगा कि नहीं होगा? सही लिखा कि नहीं लिखा मैंने? देखिए यहाँ पर ये माइनस साइन क्यों आएगा? अभी देखो ध्यान से, बीवी किधर जा रहा है? डाउनवर्ड का मतलब क्या हुआ? कौन से एक्सिस में? जेड माइनस जे ना बेटा, ये एरो नीचे है, इट मींस यहाँ पर ये नीचे वाली एक्सिस को फॉलो करेगा, दैट विल बी माइनस जे ना। तो जब वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो दोनों कंपोनेंट का अपना डायरेक्शन लिखेंगे ना, तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, तो ये क्या है? माइनस जे, तो माइनस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो ये सही है कि नहीं है? अब इसमें सॉल्व करने की जरूरत है क्या? फाई इज इक्वल टू क्या होता है? बी डॉट एस, अरे भाई यहाँ आई, यहाँ जे, आई डॉट के 0, जे डॉट के 0, सीधे आंसर 0, खत्म करो। नहीं पढ़ाया अभी मैंने इसके पहले, तो अगर जिसको मैथमेटिकल पढ़ना है तो उसको कंपोनेंट रिजॉल्व करने आना चाहिए, ठीक है? जिसको थोड़ा कंसेप्चुअल पढ़ना है, दोनों पास हो जाएंगे, दोनों नंबर ले आएंगे, बस थोड़ा समझना पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि अगर कंपोनेंट आता है तो टेक्निकल अच्छे हो, ठीक? टेक्निकल अच्छे हो तो कंसेप्ट ऑटोमेटिक आता है तुमको, ठीक? देखना ये डायग्राम अब मैं इसी डायग्राम में बनाऊंगा, देखना ध्यान से, हो जाएगा तुमसे। इस वाले देखो ये किस तरफ है सर? ये तो आई वाली डायरेक्शन है, तो ये क्या हो जाएगा? यहां लिखूंगा मैं एस आई कैप, गलत है क्या? अरे भाई एक्स एक्सिस तरफ जा रहा है ना ये, तो कौन सा हो गया? आई कैप। चलो अब बी देख लेते हैं। बी एच तो आई की तरफ था, तो आई डॉट आई क्या होता है? 1, तो इसका मतलब होगा फ्लक्स। लेकिन जब देखते हैं जे डॉट आई या फिर आई डॉट जे, तो 0 है ना? तो अगर लिखेंगे फ्लक्स तो क्या लिखेंगे? यही लिख दें क्या? तो फाई टोटल में 2 हिस्से थे, लेकिन एक हिस्सा 0 है, तो मैं लिखूंगा नहीं, मैं लिख दूंगा सीधे बी एच एस। क्या लिख दूंगा? BHS, ये इसकी, लो भाई हो गया, ठीक है? अब लास्ट में थर्ड वाला तुम लोग बताओ इस बार। अब बताओ मुझे एरिया वेक्टर कौन सी डायरेक्शन में है? अपवर्ड। कौन सा है ये? प्लस जे बोलो ना भाई, तो एस वेक्टर हो जाएगा एस जे कैप। क्या बोलोगे? एस जे कैप, ठीक है बेटा? अब देखेंगे ध्यान से, तो यहाँ पर BH और देखो BH क्या है भाई? आई कैप, आई डॉट जे क्या होता है? 0, तो एक पार्ट तो गया, लेकिन इस बार जब ध्यान से देखा मैंने तो माइनस बीवी जे कैप था, और जे डॉट जे क्या होता है? 1, तो यहाँ पर वैल्यू तो आएगी बट इट विल बी नेगेटिव, और वैल्यू क्या होगी? बीवी एस। ओके, अब मैं प्रूफ कर देता हूँ, ठीक है? अब मैं प्रूफ कर देता हूँ, ये तो मैं डायरेक्टली किया है ना, पूरा करेंगे भाई, ऐसे थोड़ा ना। देखिए अब मैं लिख के दिखा रहा हूँ, तो क्या लिखेंगे? एरिया वेक्टर तो सबको आ गया, एरिया वेक्टर आ गया। प्रॉब्लम यही होगी कि आप बी लिख के दिखाओ, तो बी तो पहले ही लिखा है बेटा, बी तो हमेशा एज इट इज रहेगा, है ना? बी तो एज इट इज रहेगा, उसमें तो कोई चेंज आएगा नहीं, सही है? चलो देखो यहाँ पर तो फाई इज इक्वल टू अगेन क्या आ जाएगा? बी डॉट एस वेक्टर, सेम फॉर्मूला लगेगा बेटा, लेकिन देखना ध्यान से। तो अभी क्या है? बी का तो फॉर्मूला बदलेगा नहीं, ये तो फिक्स है, बदलेगा क्या? सिर्फ एस बदलेगा ना, तो मैं लिख दूं पहले बी क्या लिखूंगा? बी एच आई कैप माइनस बी वी जे कैप, फिर डॉट में क्या है? एस कितना था इस बार? एस आई में था, है ना? ये मिटा दे एक्स। यस देखो यहाँ पर डॉट एस आई कैप, अब देखो आई डॉट आई 1 होगा, बाकी तो 0, तो आंसर कितना आया? बी एस एस। देखो यही आया था ना मेरा वहां पर, यस सेकंड हो गया। थर्ड वाला यही कर देते हैं भाई, ये सी हो गया। देखो ध्यान से, फिर से फॉर्मूला सेम लगेगा, फाई इज इक्वल टू बी डॉट एस, बी क्या हो जाएगा? बी एच आई कैप माइनस बी वी जे कैप डॉट, अब क्या होगा? एस क्या हो जाएगा? एस ऑफ प्लस जे कैप, है ना? अब देखो ये आई डॉट जे 0, माइनस साइन मैंने क्या था? जो साइन रहेगा वो एज इट इज लिख देना, जे डॉट जे 1, तो माइनस 0 माइनस क्या हो जाएगा? बीवी एस, दैट इज माइनस बीवी एस। ये बेटा इसका आंसर हो गया। ओके, देखो ऐसे कर लेना, ये क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं, ठीक है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो वो हो गया आपका नेगेटिव फ्लक्स का एग्जांपल। पहली बार तुमने सीखा नेगेटिव फ्लक्स, बस ठीक है, छोड़ रहे हैं ना, टाइम हो गया क्या? अरे ध्यान ही नहीं दिया। तो आज तो तुमने सीखा फ्लक्स के बारे में,
अगली क्लास सीखेंगे अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यहाँ चैप्टर आपका स्टार्ट होगा। ठीक है, चलिए अब मिलेंगे अगली क्लास में। ठीक है, 3 सेशन में ही चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।